क्लास 12th, मोस्ट वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम सभी डिसॉल्यूशन को समझने वाले हैं। ओके, डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जल्दी से आप हेडिंग डाल लो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिसॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम डिसॉल्यूशन फॉर्म। ओके, ये हमारा आज का चैप्टर है। आज का हमारा चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज है, इन सभी बेसिक बातों को आज की क्लास में समझेंगे, तो आगे के क्लासेस में हम इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो इस डिसॉल्यूशन का मतलब होता है विघटन। विघटन का मतलब पूरे तरीके से खत्म करना। मतलब कोई भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, पार्टनरशिप, और अगर वो बिजनेस ही पूरा समाप्त हो रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो फिर इसे हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे समझना ये है कि ये जो डिसॉल्यूशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिसॉल्यूशन आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो है वो दो तरीके के आपको सुनने को मिलेंगे, बट आपको समझना यहाँ पे है कॉन्सेप्ट। सबसे पहला तो आपका होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, एक होता है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अनदर इज होता है आपका जो सेकंड हमारा है वो है यही जो हमारा चैप्टर का नेम है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे समझना ये है, ये डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनर एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इनका नेम में सिमिलरिटीज दिख रहे हैं हमें, इनका नेम तो एक जैसा लग रहा है सुनने में, बट ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब केवल पार्टनर्स के बीच में जो है वो साझेदारी का जो है, जो उनके बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, केवल उसका खत्म किया जा रहा है, केवल उसका विघटन हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि इसमें आप बोल सकते हो कि एबीसी अगर पार्टनर्स है तो इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो सकता है, इनका एग्रीमेंट चेंज हो सकता है, मतलब पुराना एग्रीमेंट को पूरे तरीके से खत्म करके अब न्यू एग्रीमेंट पे बिजनेस जो है वो चलने वाला है, फॉर्म चलने वाला है, तो उस टाइम पे हम उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, इसमें पार्टनरशिप पूरे तरीके से खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये जो चैप्टर है वही है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पूरा ए बी और सी का एग्रीमेंट के साथ साथ ये जो फर्म में काम कर रहे थे वो पूरा फर्म ही खत्म कर दिया गया है। ओके, आई बात समझ में, मतलब ए बी और सी तीनों मिल करके तीनों ने ये एग्रीमेंट किया, या ये फिर कोई भी निर्णय लिया उन्होंने कि अब ये फर्म को जो है उन्हें आगे नहीं चलाना है, वो अपने बिजनेस अपने एग्रीमेंट के साथ साथ वो ये फर्म को भी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर ये हमारा कहलाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो कोई भी फर्म हो या कोई भी बिजनेस हो, केवल फर्म नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या छोटा से छोटा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस भी अगर है, तो उनका अगर मान लेते हैं कि वो बिजनेस खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो उस सिचुएशन में ऐसा तो जरूरी है ना कि वो फर्म में ऑलरेडी पहले से एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, उस बिजनेस में पहले से एसेट्स होंगे, पहले से लायबिलिटीज होंगे। तो अब अगर इस बिजनेस को खत्म किया जा रहा है तो इसका एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो देखो यहाँ पे होता ये है, देखो ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये तो समझ में आ गया ना कि जब सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब पार्टनर्स के बीच में केवल एग्रीमेंट खत्म करते हैं तो फिर वो होता है पार्टनरशिप। ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब एग्रीमेंट के साथ साथ पूरा फॉर्म को बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, चलो यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। अब डिसॉल्यूशन के टाइम पे फॉर्म में जो है या फिर बिजनेस में जो है वो एसेट्स होते हैं एंड लायबिलिटीज भी होते हैं। चलो इतना तो पता ही है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो होते ही है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं होंगे तो वो बिजनेस कैसे चल रहा था, ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे। अब करना क्या है, इस एसेट्स का क्या किया जाए, इस लायबिलिटीज का क्या किया जाए, बताओ। तो जब डिसॉल्यूशन होता है उस टाइम पे इस एसेट्स को बेच दिया जाता है। ठीक है, लेट्स से कि मेरा एक बिजनेस है कोई सा भी, और अब मुझे वो बंद करना है, तो उसमें जो ऑलरेडी पहले से मेरे इक्विपमेंट्स होंगे, मशीन्स वगैरह होंगे, जितने भी होंगे चीज, उन्हें तो मुझे सेल करना होगा ना। सेल करके मैं उसे रखूंगी और उससे जो मुझे अमाउंट आएगा उसे मैं लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगी। तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है। ये जो एसेट्स होंगे इन्हें सेल किया जाएगा, सोल्ड। ठीक है, एसेट्स को बेचा जाएगा और लायबिलिटीज को पे ऑफ यानी पे किया जाएगा। समझ में आया, मतलब एसेट्स को बेच करके लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, और इतना काम करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं रियलाइजेशन
अकाउंट, ओके, इसका हिंदी मीनिंग होता है वसूली खाता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे एसेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, इन सभी बातों को इसमें बताया जाता है और इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता किया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन एक नाम आया है, अभी तक आपने सुना कि रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं, तो यस यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट का अकाउंटिंग समझेंगे, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनते हैं। सेकंड, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फर्म में ऑलरेडी प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, इन सभी को जो पार्टनर्स है पहले से उन्हें तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो सारे इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ही। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, आप यहाँ पे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। वैसे ही बनाते हैं, सबका कॉन्सेप्ट तो सेम है, जैसे कि स्टार्टिंग से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, एकदम वैसे ही बनाना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सब पुराना कॉन्सेप्ट ही है, बस थोड़ा सा माइंड ओपन करके पढ़ना, अच्छे से बनाना, तो सब कुछ बनने ही वाला है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ना एक हम बनाते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट वो भी कब, जब ये लोन पार्टनर का है। अगर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, तो अगर ए का लोन है या बी का लोन है, तब हम इसे बनाएंगे लोन अकाउंट में, ठीक है। और ये लोन जो है ना वो लायबिलिटी साइड में दिखा हुआ होना चाहिए बैलेंस शीट में, तभी लोन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आता है, चलो ठीक है। अगर ए, बी और सी का फैमिली मेंबर्स का लोन हुआ, तो जैसे कि एज वाइफ लोन या एज डॉटर्स लोन, एज सन लोन, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तो उसका हमें कोई काम नहीं करना है। क्यों, हम उसका काम क्यों करेंगे, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे फर्म का जो पार्टनर है उसी से रिलेटेड काम होगा। पहले बाकी जो अदर पर्सन है जो फर्म के बाहर के हैं, उनसे यहाँ पे कोई मतलब हमें नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लोन अकाउंट बनाना होगा। और फोर्थ नंबर में एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो कि है बैंक अकाउंट। फिर हमें बैंक अकाउंट बनाना होगा। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बस मैं अभी आपको बताऊंगी रियलाइजेशन कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी थोड़ा देख लेंगे, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, इन सभी बातों को आज की क्लास में हम समझ ही लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा है डिसोल्यूशन में, कि जब आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट इफ इक्वल आ गया तो समझना है कि आपका करेक्ट बना है। अब आप यहाँ पे बेवकूफों वाला हरकत मत करना, ये मत पूछना कि यहाँ पे बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे। बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो सारे बिक गए ना। एसेट्स जितने थे उसे आपने बेच दिया, लायबिलिटीज जितना था उसका पेमेंट आपने कर दिया, तो अब आपके पास कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा। और ऐसे भी बिजनेस खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वहां पे बैलेंस शीट बनाने का क्या ही आवश्यकता होगा, है ना। ऐसे भी सब खत्म ही हो गया, तो बैलेंस शीट क्या बनेगा, है ना। तो हो गया यहाँ पे, बस हमें बैंक अकाउंट बनाना होता है। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट अगर आपका आ गया है, इट मींस कि आपका सॉल्यूशन सही है, आपने करेक्ट अकाउंटिंग किया है और इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आई बात समझ में। चलो यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है। अब हेडिंग डाल लो रियलाइजेशन अकाउंट। हम सभी अभी क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो जान लो कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बाकी क्लासेस में हम सभी ने समझा है। इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना होगा, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये आपका डेबिट होता है, ये आपका क्रेडिट होता है। यहाँ पे आप पार्टिकुलर्स लिखते हो, ठीक है, एंड इधर आप अमाउंट लिखते हो, देन अगेन आप इधर पार्टिकुलर्स लिखते हो एंड इधर आप अमाउंट लिखते हो, ठीक है। अब समझना क्या है हमें कि डेबिट में क्या दिखाएंगे, क्रेडिट में क्या दिखाएंगे। अभी मैंने आपको बोला कि एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, ठीक है। एसेट्स को बेचते हैं, उससे जो अमाउंट आया उसे लायबिलिटीज का पेमेंट किया हमने। तो यहाँ पे बस एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने और पेमेंट करने का बात यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये है कि देखो आपको जो बैलेंस शीट गिवन होगा, ठीक है, मैं अभी से क्लीन करती हूँ। देखो आपको जो बैलेंस शीट गिवन होगा फॉर्म का, इस तरीके से आपको बैलेंस शीट गिवन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है। इधर हमारे लायबिलिटीज होंगे एंड इधर एसेट्स होंगे, ठीक है, और इधर अमाउंट एंड इधर आपका होगा ये अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है। करना क्या है, तो अकाउंट्स जो है ना वो क्रॉस रूल को फॉलो करता है, ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पे करना क्या है कि एसेट्स इधर है, एसेट्स को डेबिट में ले आओगे, लायबिलिटीज इधर है, लायबिलिटीज को क्रेडिट में ले आओगे, ठीक है। अब बस अगर यहाँ पे लिखा है सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ से उठाया और इधर लेके आ गए टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। फिर अगर इधर फर्नीचर है तो उसको उठा के लाओ और इधर फर्नीचर लिख दो। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मैं एक एक एसेट्स और लायबिलिटीज
का नाम नहीं लिखूंगी मैं, बस यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपका एसेट्स दिखाना है, लायबिलिटीज दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है, और उसका अमाउंट। अब यहाँ पे ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स जितने हैं वे सारे, अगर डेटर्स है, गुडविल है, तो वो सारे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि डेटर्स जो है वो हमारे बैलेंस शीट में इस तरीके से गिवन होता है, ठीक है। डेटर्स 10,000 रुपीज है और लेस किया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, मैं डीडी शॉर्ट में लिख देती हूँ 1,000 रुपीज, और बाहर करके आपका 9,000 लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लिखा होता है लायबिलिटीज में, सॉरी मतलब बैलेंस शीट में। तो हम क्या करेंगे, क्या ये 9,000 यहाँ पे दिखाएंगे? नहीं, यहाँ पे आपको करना क्या है कि डेटर का हमेशा ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे। कौन सा वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू। ये 10,000 मतलब जो डेटर का जो पूरा अमाउंट होगा वो यहाँ लिखना, ठीक है। आई बात समझ में? और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा उसका क्या करेंगे, तो उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नेम से, ठीक है। ये एसेट्स, ये लायबिलिटीज होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, अब इधर क्या करेंगे, इधर सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब क्या है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जिसका हमें पेमेंट करना होता है, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब जिसका पेमेंट करना है, ठीक। तो यहाँ पे पेमेंट किसका करना होता है? क्रेडिटर्स का करना होता है, ट्रेड पेबल्स का करना होता है, और अगर बिल्स पेबल है तो उनका करना होता है। मतलब जितना भी पेमेंट करना है उसे इधर दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई रिजर्व है, प्रॉफिट या लॉस है, तो उन सभी चीजों को नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है हमारे, ठीक है। वो ऐसी लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटीज है, ठीक है। वो तो फर्म के पार्टनर्स ने खुद ही बनाया है उसे, तो हम पॉइंट में नोट करके भी लिख लेंगे। और ये जो प्रोविजन है इसे भी इधर ही दिखा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, जो भी गिवन होगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अब क्या करना होगा हमें, तो अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि इतना काम करने के बाद, मतलब सारा एसेट्स और लायबिलिटीज को राइट ऑफ कर लिया, दिखा दिया, हो गया। चलो पहला काम खत्म हो गया रियलाइजेशन का। अब दूसरा काम है कि आपने ये एसेट्स, जितना भी एसेट्स को आपने इधर ट्रांसफर किया है, इसे अब आप बेच रहे हैं। तो इसे बेचने से आपके पास क्या आ रहा है? बैंक में आपका अमाउंट आ सकता है या कैश आप रिसीव कर सकते हो, है ना। कैश आप रिसीव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने एसेट्स को बेचा तो आपके पास से कैश आया है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये रियलाइजेशन अकाउंट है, सॉरी ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट। तो एसेट्स को बेचने से आपका गेन हो रहा है, मतलब इनकम है एक तरह से ये, जिससे आप पेमेंट करोगे बाद में, तो आप उसे फिर इधर दिखाओगे किस नेम से, तो टू बैंक, या फिर आप कैश भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये बैंक और कैश किस लिए, तो एसेट्स को जो है वो बेचा गया, एसेट्स सोल्ड, और आप इसे इधर दिखाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या है कि अब आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आया ना, इससे लायबिलिटीज का भुगतान करेंगे, चाहे वो लोन हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या फिर बिल्स पेबल हो सकता है, कोई सा भी यहाँ पे आपका जो है वो लायबिलिटीज है एक्सटर्नल, उसे आपको पेमेंट करना होगा इस अमाउंट से। तो उसे पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, बैंक या कैश का यूज करोगे। लायबिलिटीज पेड लिख देना, ठीक है, लायबिलिटीज पेड। अब देखो कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज इस तरह से तो दिखा देना है दोनों को, मतलब बैलेंस शीट से लाके दिखा देना है। अब बेचने वाला जो है ना वो आपको आपके बैलेंस शीट में, मतलब आपके क्वेश्चन में लिखा गया होगा कि फर्नीचर जो है वो 10,000 में बिका है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 100 में बिका है, 200 में बिका है, किस अमाउंट में एसेट्स बिके हैं ये आपको लिखा हुआ रहेगा। इफ अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर एसेट्स नहीं लिखा हुआ है, तो फिर उसे यहाँ पे मत दिखा देना बेचने वाले में। आई बात समझ में? यहाँ पे फिर मतलब जिस एसेट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है उसे यहाँ मत दिखा देना, ठीक है। चलो इसे आप नोट करके लिख लो, कुछ नोट्स करके आप लिख लो। पहला कि इफ नथिंग इज गिवन, ठीक है, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट एसेट्स, मतलब अगर एसेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं दिया है, देन आपको क्या करना है, देन यहाँ पे आपको क्या मानना है कि एसेट्स का जो है वो रिलीज्ड वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब आप इधर एसेट्स को, अगर यहाँ पे मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग है, क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिका है, तो आप यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अपने मन से बेच के मत लिख देना कि 10,000 में बिका या जितना उसका अमाउंट है उतना में बिका। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बिका है तभी उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर बिका होता ना तो उसका नेम यहाँ पे लिखा होता। समझ में आया? तो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट एसेट्स देन एज्यूम दैट, तब आपको मानना है एज्यूम दैट
इसका जो रिलीज्ड वैल्यू है, रिलीज्ड वैल्यू इज 0, ठीक है, इसका रिलीज वैल्यू क्या है, 0 है। सेकेंड थिंग यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में। जनरली क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि आपको क्रेडिटर्स जो है वो 10,000 के हैं, 11,000 में पे किया, 2,000 में पे किया, 10,000 में पे किया, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तब आप क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में भी बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, अगर आपको इफ, आप लिख लेना, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लायबिलिटीज, ठीक है, तो उसका पेमेंट जो है वो बुक वैल्यू पे करना है, मतलब तब भी उसका पेमेंट करना ही करना है, नाम लिखा हुआ हो या ना हो, पेमेंट लायबिलिटीज तो देना ही है, हर हाल में देना है, चाहे वो बिल्स पेबल हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बैंक लोन हो, या फिर आप किसी अदर पर्सन से लोन लिए हो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, आप यहां से नहीं बच सकते, ठीक है। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लायबिलिटीज देन पे ऑफ इट इन देयर बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू में ही उनका पेमेंट करना है। ये दोनों पॉइंट हमेशा याद रखना। चलो यहां तक तो समझ में आता है। अब हमें क्या समझना है कि अगर आपको लायबिलिटीज में रिजर्व्स गिवन होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस गिवन होते हैं, तो इसका काम क्या करेंगे, तो ये देख लो बाबू, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, इन्हें हमें पेमेंट नहीं करना होता है, तो हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि रिजर्व या फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है ना, तो वो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट के टाइम पे हमने किया था ना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, बस वैसे ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो गिवन होगा, ठीक है, ध्यान में रखना, इन सभी बातों को भूल मत जाना। चलो यहाँ तक हो गया। देन अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे और भी बात ये है कि अगर कोई पार्टनर जो है, मतलब मान लो कि अगर कोई एसेट्स नहीं बिका है, मान लेते हैं कि मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पास ये बोर्ड है, अब मैं पढ़ाना बंद कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये बोर्ड को मैं बेचना चाह रही हूँ, बट मैं ये बोर्ड नहीं बिक नहीं रहा मेरे से, तो मान लो कि मेरा कोई पार्टनर है, तो वो ये बोर्ड को खरीद ले रहा है मेरे से, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है कि अगर फर्म में कोई ऐसा एसेट्स है या कोई ऐसे लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट नहीं किए हैं या एसेट्स को सेल नहीं किए हैं, तो उसे पार्टनर खुद भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, जब एसेट्स जो है वो पार्टनर ले लेते हैं, ठीक है, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, ठीक है, एसेट्स जो है वो पार्टनर ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ऐसे दिखाते हैं। अगर लायबिलिटीज है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी पार्टनर लेगा उसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज पेड, पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आता है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखो, अगर आपको क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंस गिवन है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तब उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस गिवन है तो आप उसे टू बैंक अकाउंट करके और पेमेंट कर देना, ठीक है, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए। अगर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करे तो उस सिचुएशन में वो पार्टनर अपना कैपिटल को डेबिट करेगा। तो यहाँ पे वही है, टू पार्टनर्स कैपिटल ऐसे करके लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल ऐसे हम दे देंगे, और यहाँ पे ये आप लिख देंगे एक्सपेंस, आप मैं लिख देती हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, ठीक है, किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट किया है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, बस इतना काम आपको करना है। पहले एसेट्स और लायबिलिटीज का रिटर्न ऑफ, देन एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह है तो उन्हें दिखाना है, कोई पार्टनर अगर लिया है तो उसे दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, आई बात समझ में। चलो यहाँ तक होने के बाद अब क्या करना है, तो बस वही अकाउंट वाला रूल, दोनों साइड देखना है ऐड करके कि डेबिट है क्रेडिट है क्या है। तो देखो सबसे पहली बात ना, हम इधर ऐड करते हैं, देन हम इधर में ऐड करते हैं, देखते हैं कि हमारा किधर अधिक है। तो इफ अगर डेबिट में अधिक है तो उसे तो यहाँ लिखेंगे ही, ठीक है, और उसे इधर भी लिखेंगे। अब अगर डेबिट में अधिक है तो क्या है, हमारा इधर जो आने वाला है वो हमारा प्रॉफिट आने वाला है, तो टू लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। सपोज ए बी और सी अगर है तो उनके बीच में जाने वाला है, जो भी रेशियो उनका होगा उस रेशियो में। ओके, आई बात समझ में, इस तरीके से आपको बनाना होगा। और अगर डेबिट में अधिक है तो आपका बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट में गिरने वाला है,
और ये जो है वो बाई आपका आने वाला है रियलाइजेशन लॉस, मतलब आप इसे क्या लिखोगे, लॉस के नेम से लिखोगे, लॉस ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर हो ए बी और सी, इनके बीच में ट्रांसफर होना है, जो भी रेशियो इनका गिवन होगा उस रेशियो में। ओके, आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है वो आपको रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है, देखो मुझे लगा था कि मैं आज ही की क्लास में आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं ये बता देंगे, बट यहाँ पे हुआ ये है कि क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, आप सभी भी पूरा नहीं देखते हो, तो हम अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है आप सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई पार्टनर जो है वो एसेट्स को ले रहा है और ही लायबिलिटीज पे कर रहा है, ठीक है, मान लो कि 10,000 का एसेट्स जो है वो लिया है, ठीक है, कोई भी एसेट्स उसने लिया है और 10,000 का जो है वो क्रेडिटर्स को उसने पेमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो देखो इन सभी चीजों का जर्नल एंट्री होना तो बहुत आसान है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नेम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स, मतलब जर्नल एंट्री तो बना लोगे ना, आई होप कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बट अगर कोई पार्टनर एसेट्स लिया है और लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है तो उस सिचुएशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। और एक चीज और है यहाँ पे आपको जानना है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, अगर एसेट साइड इधर पे, अगर इधर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इधर लायबिलिटीज में दिखाना। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर से सुनो, अगर एसेट साइड इन्वेस्टमेंट दिया है तब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बट एसेट साइड इन्वेस्टमेंट नहीं है तब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, इफ नो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, लिख लेना अपने लैंग्वेज में अच्छे से हिंदी में। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं पे आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।